Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 20th in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture we studied about soil pollution, their sources, effects and their control measures. We also studied about noise pollution, impacts of noise pollution. Then we also studied about radioactive pollution, sources and control measures of radioactive pollution. In this lecture we will study about a very important topic of pollution, that is solid waste management. We will study about what is solid waste, types of solid waste, treatment and disposal of solid waste, and we will also solve PYQs related to these topics. So let's start. तो सॉलिड वेस्ट अनवांटेड यूजलेस मटेरियल होता है जो कि रेसिडेंशियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी ये सब से जनरेट होता है, और इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं: अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड अकॉर्डिंग टू हैजार्ड पोटेंशियल। तो ओरिजिन में हम देख सकते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन होता है, ये जो सॉलिड वेस्ट है उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है या उसका वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उस बेसिस पे हम इस सॉलिड वेस्ट को बांटते हैं। डोमेस्टिक हाउस होल्ड से ये सॉलिड वेस्ट निकला है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकला है, कॉमर्शियल प्रोसेस से निकला है या कंस्ट्रक्शनल या इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से निकला है, वो देखना पड़ेगा। फिर कंटेंट में इसका अगर हम देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है मतलब जैसे ये बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक्स है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, या जैसे डोमेस्टिक्स है हमारे जो डिस्कार्डेड फूड आइटम्स हैं या जो वेजिटेबल्स के जो डिस्कार्डेड पार्ट्स हैं वो हैं, या फिर ग्लास हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स है, उस हिसाब से फिर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। और थर्ड है हैजार्ड पोटेंशियल। तो जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका हैजार्ड पोटेंशियल कितना है, वो कितना हैजार्डस है, वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है या नॉन फ्लेमेबल है, रेडियो एक्टिव है, इन्फेक्शियस है। तो उस हिसाब से भी हम उसके हैजार्ड पोटेंशियल को देखते हुए उसको अलग अलग कैटेगरी में हम सेग्रीगेट करते हैं। तो कैटेगराइज हम जो करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, कंटेंट्स हो गया, हैजार्ड पोटेंशियल हो गया। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो हम इसको तीन डिफरेंट टाइप्स में और तरीके से भी हम इसको डिमार्केट कर सकते हैं। एक है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एक है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और एक है बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक बॉडी, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हुए जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आते हैं, वहाँ से जो जनरेट हो रहे होंगे वो होते होंगे। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा होगा वो होते होंगे, और बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट जो होगा वो हमारे हॉस्पिटल से जनरेट हो रहे होंगे। फिर हम एक इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी देख लेते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से क्या इफेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट में। तो देखिए, कन्वेंशनल प्लास्टिक जो है वो एसोसिएटेड है हमारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ह्यूमन में भी और वाइल्ड लाइफ में भी, क्योंकि उससे डाइऑक्सिन जनरेट होता है जो कि पीओपी होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है, और वो कार्सिनोजेनिक होता है और टॉक्सिक होता है। तो ये जनरली एक बाई प्रोडक्ट होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट होता है, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होने के कारण इसका बायो एक्यूमुलेशन भी होता है और बायो मैग्निफिकेशन भी होता है, और ये फूड चेन में जाते जाते फिर धीरे धीरे ये ह्यूमंस में आता है, और ये मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क में भी ये पाया जाने लगा है, जो कि इन्फेंट्स को, नर्सिंग इन्फेंट्स को फिर वो मिल्क जाता है और फिर वो बहुत हैवक क्रिएट करता है, क्योंकि ये टॉक्सिक भी होता है और साथ ही साथ हाईली कार्सिनोजेनिक भी होता है। बर्न करते हैं प्लास्टिक्स को या स्पेशली पीवीसी को तो डाइऑक्सिन रिलीज़ होता है, और उसी तरह से कुछ और गैसेस भी, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होते हैं जैसे कि फ्यूरेंस हो गए। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट को एज ए होल और हमको प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। अब हम ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट को अलग से डिटेल में देखते हैं। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वही है जो सॉलिड वेस्ट हाउस होल्ड से, कंस्ट्रक्शन से, डिमोलिशन डेब्री, सैनिटेशन रेसिड्यू और वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। तो जो म्युनिसिपैलिटी का जो जहाँ तक रोल होता है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, हाउस हो गए, डिमोलिशन डेब्री या क्लीनिंग करने के जो स्ट्रीट को क्लीनिंग करते हैं, तो वहाँ से जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसको कहा जाता है। और दुख की बात यह है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हमारे जनरेट होते हैं
उसमें तो मोर देन 25% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो कलेक्ट ही नहीं किए जाते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, मोर देन 30% भी हो सकता है कि सॉलिड वेस्ट जो है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो जनरेट हो रहा है लेकिन उसको कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। और 70% ऑफ इंडियन सिटीज लैक एडिक्वेट कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट इट एंड देयर आर नो सैनिटरी लैंडफिल्स टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। और 70% जो इंडियन सिटीज़ हैं उनके पास तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो कि ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट कर सके और उसको डिस्पोज कर सके, अच्छे से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज कर सके। और अगर एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स हैं भी तो वो उतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं, उतने वो लाइंड प्रॉपरली नहीं है। तो लाइंड प्रॉपरली होने का मतलब है कि उनका जो इंसुलेशन है, जो सॉलिड वेस्ट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो दोनों में कांटेक्ट नहीं आ पाए, वो भी उतना प्रॉपरली नहीं रहता है। और इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कैंस, एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक, अदर नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स हैं वो इन्वायरमेंट में बहुत दिनों तक रहने वाले हैं और वो अल्टीमेटली आने वाले बहुत सालों तक हार्म पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है हमारा वो जो भी इंडस्ट्री में जनरेट हो रहे हैं सॉलिड वेस्ट जो कि हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, ग्लास के पार्ट्स हो सकते हैं, तो ये जो भी जनरेट हो रहे हैं वो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होते हैं। और हॉस्पिटल वेस्ट भी होते हैं, उनको भी हजार्डस वेस्ट कहा जाता है। तो हजार्डस वेस्ट में आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि हार्मफुल केमिकल्स जनरेट होते हैं वो, और हॉस्पिटल वेस्ट दोनों हजार्डस वेस्ट में आते हैं क्योंकि वो हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस कंटेन करते हैं। तो इंडिया जनरली 7 मिलियन टन्स ऑफ हजार्डस वेस्ट ईयरली जनरेट करता है, जिसमें कि मेनली जो है वो 4 स्टेट्स कंसंट्रेटेड हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये चारों स्टेट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डस वेस्ट जनरेट करते हैं। अब हम देखेंगे हजार्डस वेस्ट हमारे हाउस होल्ड में या इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उनका। तो हाउस होल्ड में भी हजार्डस वेस्ट जो है बहुत सारे सोर्सेस हैं उनके, जैसे ओल्ड बैटरीज हो गए जिसमें कि हमारे केमिकल्स होते हैं, लेड होता है, फिर शू पॉलिश हो गया, पेंट टिन्स हो गए, ओल्ड मेडिसिन हो गए, एक्सपायर्ड मेडिसिन जो होते हैं, मेडिसिन बोटल्स हैं। तो ये भी जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वो हैजार्डस नेचर के होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो मेजर सोर्सेस हैं वो है मेटल्स, जिसमें कि हैवी मेटल्स भी होते होंगे, केमिकल्स, डाइज, पेस्टिसाइड्स, रिफाइनिंग एंड रबर गुड इंडस्ट्रीज़, तो ये भी हैजार्डस वेस्ट के सोर्सेस हैं। तो फिर हमारे जितने भी मेडिकल वेस्ट होते हैं वो तो अपने आप में हैजार्डस होते ही हैं क्योंकि वो केमिकल्स वो काफ़ी कोरोसिव केमिकल्स और डेंजरस केमिकल्स होते हैं, तो वो भी बहुत हैजार्डस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स इन हैजार्डस वेस्ट सच एज मरकरी एंड साइनाइड कैन बी फेटल। तो ये जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं क्योंकि, और इनका डायरेक्ट एक्सपोजर अगर हो जाए कुछ केमिकल से या कुछ हैवी मेटल से जैसे कि मरकरी या साइनाइड, तो ये फेटल भी हो सकता है, इनसे डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वेस्ट है हैजार्डस वेस्ट। अभी हमने हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में देखा था। तो हॉस्पिटल में वेस्ट कैसे जनरेट होता है, तो देखिए डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, इम्यूनाइजेशन में या रिसर्च एक्टिविटीज़ में, रेडिएशन थेरेपी में, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं इससे वेस्ट जनरेट होता है। जैसे डायग्नोसिस में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे एक्सरे में जो एक्सरे फिल्म्स होते हैं वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। फिर जो मशीन्स होती हैं उनके जो बैटरीज होती हैं, और इम्यूनाइजेशन में जैसे हमारे सिरिंजेस जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। तो ये सब जो हैं वो हैजार्डस वेस्ट होते हैं। जो हॉस्पिटल में केमिकल्स यूज़ करते हैं उनमें से कुछ जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल्स, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर मरकरी है जो कि हमारे थर्मोमीटर और स्फिग्मा मैनोमीटर जो बीपी मेज़र करता है उसमें मरकरी होता है। तो यहाँ से फिर ये सब वेस्ट जनरेट होते हैं। फिर हॉस्पिटल वेस्ट में और भी क्या हो सकते हैं, जैसे सॉइल्ड वेस्ट हैं जो गंदगी निकलती है, डिस्पोजेबल्स हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट है, कल्चर्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया कल्चर्स देखते हैं कि वो कैसे दवाई में रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, केमिकल वेस्ट है, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स हैं, डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, स्वैब्स है, बैंडेजेस है और बॉडीली फ्लूइड्स हैं। तो ये सब हॉस्पिटल वेस्ट हैं
और यहाँ से भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और मोस्ट ऑफ देम आर हैजार्डस वेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है उनको जनरली कलर कोडिंग जो डस्टबिन होता है उनमें फेंका जाता है कि उनका सेग्रीगेशन अच्छे से हो पाए, ताकि फिर उनको ट्रीटमेंट भी करना है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल जो करना है वो थोड़ा आसानी से हो सके। तो जैसे कि ये जो येलो डस्टबिन है उसमें ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, केमिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स या क्लिनिकल वेस्ट इनको फेंकना होता है। फिर जो रेड है उसमें कॉन्टामिनेटेड वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, पाइप्स, कैथेटर्स ये फेंकना होता है। जो वाइट डस्टबिन होता है उसमें स्कैल्पल, ब्लेड, नीडल्स, सिरिंजेस विथ फिक्स्ड नीडल, शार्प मेटल्स, नीडल टिप कटर, तो जो भी शार्प एजेस वाले जो टूल्स वाले पार्ट होते हैं जो कि ऑपरेशन या सर्जरी में यूज़ होता है उनको फेंकना होता है। फिर ब्लू जो डस्टबिन होता है उसमें ब्रोकन ग्लासवेयर, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, कंटेमिनेटेड ग्लासेस इंक्लूडिंग मेडिसिन वायल्स डिस्पोज करना होता है। इसको भी अगर हॉस्पिटल में अच्छे से फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक जो हैजार्डस हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको अच्छे से ट्रीट और डिस्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट हमने देख लिया, सॉलिड वेस्ट के सोर्सेज देख लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देख लिया, जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट और हैजार्डस वेस्ट एज ए होल देख लिया। तो इनका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। तो इनके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, जो कि कुछ के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ के कुछ नुकसान हैं, वो उसको डिटेल में देखते हैं। तो एक तरीका है ओपन डंप्स। तो ओपन डंप्स होते हैं कि एक एरिया है जहाँ पर हम जाके सॉलिड वेस्ट को डंप कर देते हैं। तो ये जनरली अनकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हर तरह के सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है। तो वेस्ट क्या होता है, एक तो अनट्रीटेड होता है, अनकवर्ड होता है और सेग्रीगेशन भी नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है। जो फ्लाइज़ हैं, जो मच्छर मक्खियाँ हैं, रैट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो डेवलप करने लगते हैं, वो जाके फिर बीमारी फैलाते हैं। चूँकि ये ओपन डंप्स हैं और अगर बारिश होता है तो ये जो रन ऑफ होता है वहाँ का, तो ये कंटेमिनेट हो जाता है और वहाँ से जो पानी है वो नियर बाई लैंड और वाटर बॉडी में जाता है और वहाँ पर भी ये इतना ज़्यादा हार्मफुल ये चीज़ होता है कि फिर वहाँ से बीमारी फैलाने लगता है। और ऊपर से ओपन डंप होता है तो ये जो रन ऑफ होता है ये अगर अंडरग्राउंड में भी सीपेज के थ्रू अगर चला जाता है तो फिर वहाँ से भी ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन करता है, जो कि फिर अल्टीमेटली जब हम अंडरग्राउंड वाटर को पीते हैं तो फिर हमारे फूड चेन में आ जाता है और फिर हमको हार्म पहुँचाता है। नेक्स्ट है लैंडफिल्स। तो जनरली लैंडफिल्स जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं और ये एक तरह से ओपन डंप तो नहीं होता है, लेकिन ग्राउंड में एक पिट खोदा हुआ रहता है और गार्बेज जो है वो उसमें फेंका जाता है और फिर वो जैसे आज गार्बेज फेंका गया उसके ऊपर से सॉयल उसको फिर चढ़ा दिया जाता है। फिर अगले दिन जो भी गार्बेज कलेक्ट हुआ वो फिर वहाँ पर डंप किया गया, उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ा दी गई। तो जैसे एक ये पिट है उसमें आज सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया गया, उसके ऊपर फिर उसको सॉयल डाल दिया गया तो वो कवर हो गया। तो कवर हो जाने से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, तो वो प्रिवेंट करता है जैसे फ्लाइज, रैट्स, इंसेक्ट्स ये सब से फिर वो ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ पे नहीं जनरेट हो पाता है, जिससे कि उनका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं होता है तो फिर ये बीमारी नहीं फैलाते हैं। फिर अगले दिन कुछ कलेक्ट हुआ फिर उसमें डाल दिया जाएगा, फिर बाद में सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो ऐसे करके फिर डेली इसमें पहले डंप करते हैं सॉलिड वेस्ट, उसके ऊपर फिर सॉइल से कवर कर दिया जाता है, फिर डंप करते हैं, फिर सॉइल से कवर कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एवरी डे गार्बेज इज डंप्ड एंड सील्ड। तो हर दिन गार्बेज डंप किया जाता है और सील कर दिया जाता है। तो उससे सबसे पहला तो ये होता है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड जनरेट हो रहा था ओपन डंप में फ्लाइज का, रैट्स का और इंसेक्ट्स का, वो नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट है। और ऐसे करते करते जब ये पूरा फिल हो जाता है तो इसमें फिर ऊपर से एक मड का एक थिक लेयर इसमें सील कर दिया जाता है और उसके ऊपर ये जो लैंड का सरफेस बन गया है उसको रिक्रिएशनल पर्पसेस से यूज़ कर सकते हैं, एज ए पार्किंग लॉट यूज़ कर सकते हैं या एज ए पार्क यूज़ कर सकते हैं। और ये जनरली अर्बन एरिया में ऐसा मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें बस एक प्रॉब्लम ये होता है,
जनरली वेस्ट हम डंप कर दिए और उसको मिट्टी से हम कवर भी कर दिए और बाद में उसको पूरा सील भी कर दिए। लेकिन जब इसमें अगर मान लीजिए रेन वाटर आता है और वो जब सीपेज होता है इससे, तो ये अंडरग्राउंड में जा सकता है। जो रन ऑफ का जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है वो एक तो सॉयल में जाके उसको कॉन्टेमिनेट करता है और उसके बाद फिर अगर लीचिंग के प्रोसेस से वो अगर अंडरग्राउंड में चला जाएगा तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी करता है और बाद में फिर ये हार्म पहुंचाता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू फायर। तो ओपन डंप्स में भी और यहाँ पर भी जो हार्मफुल गैसेस भी जनरेट होते हैं वो जनरली फ्लेमेबल होते हैं। तो फ्लेमेबल होने के कारण क्या होता है कि वो प्रोन टू फायर भी होते हैं। फिर सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं। तो सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं ज़्यादा हाइजीनिक हैं और मेथोडोलॉजिकल होते हैं, क्योंकि ये जो लीचिंग का प्रॉब्लम होता है जो कि रन ऑफ से जो पानी में सीपेज कर करके वो अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, वो उसको टैकल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो पिट होता है उसके जो वॉल्स होते हैं उसको फिर हम इम्परमिएबल मटेरियल से कवर कर देते हैं, या तो प्लास्टिक से हम कवर कर सकते हैं या फिर क्ले जो होता है जो कि जहाँ से वेस्ट से जो सीपेज होगा वो मटेरियल सॉइल में या वाटर में उसको रन ऑफ से वो नहीं जा सकता है। तो ये लाइन किए जाते हैं मटेरियल से जो कि इम्परमिएबल होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, क्ले हो गया, और ये जनरली इम्परमिएबल सॉइल पे बिल्डअप होता है। तो ये सॉइल भी जो होता है वो जनरली इम्परमिएबल होता है। रॉक टाइप का सरफेस होता है जो कि फिर वहाँ से लीचिंग जो प्रोसेस है या सीपेज होता है वो उसको होने नहीं देता है। ऑब्वियसली इस टाइप का जो पिट होगा वो जनरली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका हाई होगा। नेक्स्ट है इंसिनरेशन प्लांट्स। इंसिनरेशन प्लांट्स जो होते हैं वो जो सॉलिड वेस्ट हम जनरेट करते हैं उसको ये हाई टेम्परेचर में ये वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है। तो लार्ज फर्नेसेस होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में ये जो भी वेस्ट आते हैं, जो सॉलिड वेस्ट आते हैं, उनको जला दिया जाता है और इस प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं। तो इसमें जलाने से पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास वेस्ट आता है तो रिसाइक्लेबल मटेरियल जो भी है उसको सबसे पहले हटा लिया जाता है। उसके बाद जो भी बाकी बचा खुचा जो भी वेस्ट है उसको फिर हम इस फर्नेस में डाल देते हैं और इनको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऐश ये जनरेट होते हैं। तो इंसिनरेशन प्लांट्स को हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हम इस वेस्ट को जलाने से जो भी हमारे पास वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश जो जनरेट हो रहा है उससे फिर हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम वेस्ट टू एनर्जी मेथड भी कहते हैं। इसका एडवांटेजेस है वेस्ट वॉल्यूम रिडक्शन, क्योंकि ये जल के पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। कटबैक ऑन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंसिनरेशन प्लांट्स हैं वो अगर सही लोकेशंस पे लगे हों तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट का, वो भी हट जाएगा। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इस मेथड में एक डिमेरिट भी है, क्योंकि हम सारे वेस्ट को हम जला रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि मरकरी, लेड, डायोक्सिन्स, ये जलने के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सकते हैं और फिर एटमॉस्फेयर को और हार्म पहुंचा सकते हैं और फिर हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है पायरोलिसिस। तो जिस तरह हम इंसिनरेशन में लार्ज फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, ये कंबशन प्रोसेस है जिसमें या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को हम लिमिट करते हैं और कंट्रोल करके इसमें कंबशन करते हैं। तो ये एक तरह से अल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन है। और इसमें जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसमें जो बायोमास होता है उसको ही हम पायरोलिसिस के प्रोसेस में डालते हैं और उसमें जब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या कंट्रोल्ड या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको जलाते हैं तो इससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे कि सॉलिड जिसको हम चार बोलते हैं, लिक्विड में हमारा बायो ऑयल एंड वाटर निकलता है और गैस में सिन गैस निकलता है जो कि H2, CO, CO2, CH4 जो कि मीथेन है, ये सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। तो ये फिर क्या होता है, इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं इसका बाय प्रोडक्ट। पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फायरवुड, कोकोनट, पाम वेस्ट, तो इस टाइप के जितने भी कार्बोनेशियस वेस्ट है जिसको हम बायोमास कहते हैं, तो उससे हमारा चार, सिनगैस और ये जो बायो ऑयल है जिसको हम पायरोलिसिस ऑयल भी बोलते हैं या टार बोलते हैं, तो ये जनरेट होते हैं और उसको हम आगे फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, और वो फिर ह्यूमस जैसा एक सब्सटेंस बनाते हैं, और वो काफ़ी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो जनरली हाई इन कार्बन, नाइट्रोजन और एक्सीलेंट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। तो ये कंपोस्ट होता है, ये कंपोस्टिंग का तरीका जो होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लीन, चीप और सेफ, ये जनरली जो अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल गार्बेज है उसको बहुत ज़्यादा घटा देता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए हम जनरली जो डिकम्पोजेबल वेस्ट है, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको हम कंपोस्टिंग में यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बचते हैं फिर उसको अलग मेथड से यूज़ किया जाता है। अब ये हम कंपोस्टिंग पढ़ रहे हैं तो वर्मी कल्चर भी देख लेते हैं। तो वर्मी कल्चर एक तरह से अर्थवॉर्म फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो कंपोस्ट होता है, जो ये कंपोस्टिंग मेथड से जनरेट हुआ, उसमें अर्थवॉर्म्स ऐड किए जाते हैं, और अर्थवॉर्म्स जो हैं वो वेस्ट को ब्रेक करते हैं, और उनका जो एक्सक्रीटा है वो कंपोस्ट को और रिच इन न्यूट्रिएंट्स बनाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सॉयल का न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी, जो सॉयल है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, और उसके बाद फिर फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब हम कुछ PYQs देखते हैं। Due to improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? तो ये जनरली एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। ये देखिए ऑप्शन में आपको बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लेड और प्लूटोनियम दिया हुआ है। तो प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, और प्लूटोनियम जनरली जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। तो ये एज ए ई वेस्ट कभी भी जनरेट नहीं होता है। तो इसको एलिमिनेट करने से हमारा ऑप्शन ऐसे ही आ जाएगा, ये बी होगा। और प्लूटोनियम जो है वो जनरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से जनरेट होता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट? A, they are considered harmful to marine ecosystem. B, they are considered to cause skin cancer in children. They are small enough to absorbed by crop plants in irrigated fields. They are often found to be used as food adulterant. तो माइक्रोबीड्स जो हैं वो स्मॉल, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं। ये जनरली अभी पाया गया है कुछ रिसर्च में कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे मरीन इन्वायरमेंट में ये बहुत इंग्रेस कर चुके हैं, और वो मरीन इकोसिस्टम को बहुत हार्म पहुंचा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। फिर विथ रेफरेंस टू बायो टॉयलेट्स यूज्ड इन इंडियन रेलवेज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट्स इज इनिशिएटेड बाई फंगल इनोकुलम। एमोनिया एंड वाटर वेपर आर ओनली एंड प्रोडक्ट्स इन दिस डिकम्पोजिशन एंड आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट इज इनिशिएटेड बाई फंगल इनोक्यूलम, ये रॉन्ग है। बैक्टीरियल एक्शन से इसका डिकम्पोजिशन इनिशिएट होता है। और एमोनिया एंड वाटर वेपर आर ओनली एंड प्रोडक्ट्स, नहीं, ये रॉन्ग है। बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जैसे कि CO2, वाटर वेपर, और भी बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, और ये जनरली रिलीज एटमॉस्फेयर में नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। तो हमने अभी सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट देखा और उससे रिलेटेड PYQs किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक देखेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब UPSC प्रेप वर्ल्ड।